हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने जीव विज्ञान की एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस पार्ट से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव में 2-3 प्रश्न ज़रूर आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे फिर वो प्रश्नोत्तर हो। इससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव कर खास करके ज़्यादा मिलते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आज की ये इस दिन में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में सूचना किसके हेतु निहित होती है। तो डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है? ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी दिया हुआ है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा कि डीएनए में सूचना जो निहित होती है वो प्रोटीन संश्लेषण के हेतु निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक गुणों का संदेश किसमें होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश किसमें होता है? तो इसके ऑप्शन दिया है डीएनए में होता है, या फिर प्रोटीन में होता है, या फिर स्पीसीज में होता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए में। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं, जिसके द्वारा सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए का विस्तृत नाम क्या है। डीएनए का विस्तृत नाम है, ऑप्शन दिए हुए हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, या फिर डाई न्यूक्लिक अम्ल, या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, या ये सभी। तो जो डीएनए का ना वास्तविक नाम या पूरा नाम होता है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृतियाँ बनती हैं। जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रकृतियाँ बनती हैं? ऑप्शन दिया 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो डीएनए में जो कितनी प्रकृतियाँ बनती हैं कमेंट में बताइए दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि डीएनए में 2 प्रकृतियाँ बनती हैं। जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रकृतियाँ बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी प्रजाति की समष्टि का संबंध किससे होता है। किसी प्रजाति की समष्टि का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए वृद्धि से, या फिर परिवर्तन से, या फिर जनन से, या फिर विकास से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिर होगा जनन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। किसी प्रजाति की समष्टि का संबंध होता है जनन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, यानी पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है पुमांग, या जायांग, या फिर दलपुंज, या फिर अंडाशय। तो पुष्प के जो नर भाग होता है उसे कहते हैं पुमांग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुमांग इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन द्वारा जनन होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं अमीबा, हाइड्रा में, या प्लेनेरिया में, या प्लाज्मोडियम में। तो जो द्विखंडन द्वारा जनन होता है वो ऑप्शन नंबर ए अमीबा में होता है, राइट आंसर होगा। अमीबा में जनन जो होता है वह द्विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेशमानिया में वंश वृद्धि किस विधि से होती है। लेशमानिया में वंश वृद्धि किस विधि से होती है? तो लेशमानिया में वंश वृद्धि ऑप्शन दिए हुए हैं इसके द्विखंडन से, या पुनरुद्भवन से, या फिर मुकुलन से होती है, या फिर कायिक जनन से होती है। कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, द्विखंडन से लेशमानिया में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन करता है वो कौन सा जीव है? तो इसका ऑप्शन इसके दिए हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, या फिर दिया लेशमानिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हाइड्रा है। मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ
बहुकोशिकीय जीव कुछ बहुकोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जनन की इस विधि को कहा जाता है। जनन की इस विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है विखंडन या बहुविखंडन या फिर खंडन या फिर मुकुलन। कमेंट बताइए दोस्तों क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा खंडन। राइट आंसर होगा खंडन, क्योंकि जनन की इस विधि को खंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्भवन होता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए हाइड्रा में या प्लेनेरिया में या ए और बी ऑप्शन दोनों में या फिर मानव में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी में होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से इसमें प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में या स्पायरोगायरा में या राइजोपस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। राइजोपस में अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा होता है जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प जो है वो उभयलिंगी है? ऑप्शन दिया हुआ है ए पपीता, ऑप्शन बी दिया हुआ है तरबूज, ऑप्शन सी दिया है गुड़हल, ऑप्शन डी दिया है सभी। तो पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा पुष्प उभयलिंगी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा गुड़हल। गुड़हल उभयलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो विभिन्न पौधों के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो विभिन्न पौधों के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है मुकुलन या बी विखंडन या फिर सी लैंगिक और डी ऑप्शन दिया है रोपड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रोपड़ इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक जनन पौधों के निम्न भागों में हो सकता है। कायिक जनन पौधों के निम्न भागों से हो सकता है, तो इसका ऑप्शन दिए हुए इनके शाखा जड़ या फूल से हो सकता है कायिक जनन, या फिर शाखा जड़ या पत्ती से हो सकता है, या फिर शाखा फूल या फल से हो सकता है, या फिर शाखा पत्ती और फूल से हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शाखा और जड़ और पत्ती से कायिक जनन होता है। और लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है कि पपीता तरबूज आदि हैं। पपीता तरबूज आदि क्या कौन से पौधे हैं? एक लिंगी हैं या उभयलिंगी हैं या बहुलिंगी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प है, या पपीता जो एक लिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें गुड़हल सरसों आदि हैं। गुड़हल सरसों आदि कौन से पौधे हैं? तो ऑप्शन दिया उभयलिंगी या फिर एक लिंगी या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। तो गुड़हल सरसों आदि ये उभयलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन से पुष्प में एक पुष्प एक लिंगी होते हैं? कौन से पुष्प में पुष्प एक लिंगी होते हैं? ऑप्शन दिया तरबूज में या फिर गुड़हल में या फिर सरसों में या कपास में। तो जो इसका राइट आंसर होगा एक लिंगी पुष्प होते हैं वो फिर होते हैं तरबूज में, इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडाशय के परिपक्व होकर फल बनने पर मुरझाकर गिर जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंडाशय के परिपक्व होकर फल बनने पर मुरझाकर गिर जाता है? ऑप्शन दिया है बाह्य दल, पंखुड़ी या पुंकेसर या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी जो सहायक होते हैं फल बनने के बाद ये मुरझाकर गिर जाते हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा। ये फल बनने पर मुरझाकर गिर जाते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? ऑप्शन दिया है बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या फिर परागकण। तो इसका आंसर क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि पराग कोश में परागकण होते हैं। राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लघु बीजाणु पैदा होते हैं। लघु बीजाणु पैदा होते हैं पुमांग में या जायांग में या पुंकेसरों में या फिर परागकोश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो लघु बीजाणु पैदा होते हैं वो जायांग में पैदा होते हैं। इस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? तो इसका इनके ऑप्शन दिए हुए हैं ए 4 या बी 2 या फिर सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। परागकण का जनन केंद्रक जो होता है वो 2 नर युग्मक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन होने के बाद पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पुंकेसर या फिर वर्तिका या फिर अंडाशय या फिर बीजाणु। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अंडाशय है। वो निषेचन के बाद पुष्प का यही भाग अंडाशय होता है जो फल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प वाले पौधों में द्वि निषेचन की क्रिया होती है। पुष्प वाले पौधों में द्वि निषेचन की क्रिया होती है, कहाँ पर होती है? मूल में होती है या निजड़ में होती है, और या फिर फल में होती है, और या फिर बीजांड में होती है, और या फिर जायांग में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बीजांड में होगा। ये जो राइट आंसर होगा। जो पुष्प वाले पौधों में जो निषेचन की क्रिया होती है वो बीजांड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वि निषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। द्वि निषेचन जो क्रिया होती है उसमें त्रिक संलयन के बाद जो ऊतक बनता है उसका क्या नाम है? एंडोस्पर्म ऑप्शन दिया हुआ एंडोस्पर्म, या भ्रूण, या फिर मूलांकुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, एंडोस्पर्म। क्योंकि द्वि निषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात जो ऊतक बनता है उसका नाम एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में निषेचन के उपरांत यानी निषेचनोपरांत बीज कवक बनाता है। तो एंजियोस्पर्म में निषेचन के उपरांत जो बीज कवक बनाता है कौन बनाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं द्वितीय केंद्रक या अध्यावरण से, या फिर सी या अंडाशय से, अंडाशय भित्ति से, या फिर भ्रूणपोष से। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भ्रूणपोष से। भ्रूणपोष से होगा। जो एंजियोस्पर्म में यानी अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन के उपरांत या बाद में जो बीज कवक बनाता है वो भ्रूणपोष से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलू में कायिक जनन होता है। आलू में कायिक जनन कहाँ से होता है? ऑप्शन दिए हैं जड़ से, या फिर भूमिगत तने से, या वायवीय तने से, या फिर पत्ती से। तो आलू में जनन किसके द्वारा होता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि भूमिगत तने से आलू में कायिक जनन होता है। आलू में कायिक जनन किससे होता है? भूमिगत तनों से होता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कीट परागण होता है। कीट परागण होता है वो किस में होता है? ऑप्शन दिए हुए मक्का में, या फिर वैसेनेरिया में, या फिर सेल्विया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, कीट परागण होता है वो किस में होता है? तो जो कीट परागण होता है वो सेल्विया में होता है। इसका राइट आंसर होगा। सेल्विया में जो होता है परागण उसे कीट परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है कि
द्विनिषेचन विशेष लक्षण किसका है? द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है वो किसका है? जंतुओं का है या फिर आवृत्तबीजी पादपों का यानी एंजियोस्पर्म पादपों का, या ऑप्शन नंबर सी अनावृत्तबीजी पादपों का। सॉरी दोस्तों, आवृत्तबीजी पौधों को दूसरा नाम से पुकारते हैं कि जिम्नोस्पर्म, और अनावृत्तबीजी पादपों को दूसरा नाम है एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है शैवालों का। तो द्विनिषेचन विशेष लक्षण है वो किसका है? वो आवृत्तबीजी पादपों का है, यानी इसे दूसरे नाम से पुकारते हैं जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, आवृत्तबीजी पादपों का द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा वर्तिका। वर्तिका इज राइट आंसर होगा। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागकण कहलाता है या अंडोत्सर्ग कहलाता है या निषेचन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? दाइए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडो उत्सर्ग, क्योंकि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण आना जाना जो होता है अंडोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? जो निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका होती है वो किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? ऑप्शन दिए हुए अध्यावरण से या फिर बीजांडकाय से या निभागी या अंडद्वार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, अंडद्वार से निकलती है। अंडद्वार होता है इससे पराग नलिका निकलती है, बीजांड में प्रवेश करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर का जननांग क्या है? नर का जनन अंग क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं अंडाशय या वृषण, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वृषण। नर का जननांग वृषण है, यानी नर का जनन अंग जो है वो वृषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए टेस्टोस्टेरॉन, या बी ऑप्शन दिया है इंसुलिन, या फिर सी ऑप्शन दिया है एड्रेनालिन, या ऑप्शन डी दिया है एस्ट्रोजन। जो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन्स जो है लड़कियों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो लड़कियों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, या पेट में, या फिर डिंबवाहिनी में, या गर्भाशय में? तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? बताइए दोस्तों कमेंट में कि स्त्रियों में जो अंडा निषेचन होता है वो कहाँ होता है? या अंडाशय में होता है, या पेट में होता है, या फिर डिंबवाहिनी में होता है, गर्भाशय में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, डिंबवाहिनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने वाली प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं?
अंडाशय से अंडा सर्जित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, या फिर आरोपण कहते हैं, या निषेचन कहते हैं, या फिर परागण कहते हैं। बताइए दोस्तों, जो अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर में वृषण क्यों उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं? तो नर में वृषण क्यों, कह रहा क्वेश्चन कि नर में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? तो ऑप्शन दिया है सुरक्षा कारणों से, या फिर क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम चाहिए, या फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उचित मात्रा में शुक्राणुओं का स्थानांतरण यौन में करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मादा मानव में योनि मार्ग से हर माह रुधिर एवं म्यूकस के स्राव के निष्कासन को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इसके दिए हैं रजोधर्म, या फिर निषेचन, या फिर शुक्राणु जनन, या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए रजोधर्म होगा। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेसेंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए ग्रीवा, ऑप्शन बी दिया हुआ है गर्भाशय, ऑप्शन सी दिया हुआ है योनि, ऑप्शन डी दिया हुआ है अंडवाहिका। तो प्लेसेंटा स्थित होता है जो वो होता है गर्भाशय में स्थित होता है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था की अवधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं प्यूबर्टी, या फिर अंडोत्सर्ग, या फिर आरोपण, या फिर निषेचन। किशोरावस्था की अवधि को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इसका राइट आंसर होगा। किशोरावस्था की अवधि को प्यूबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री में किस आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं? स्त्री में किस आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं? ऑप्शन दिया है 19 वर्ष में, या 40 वर्ष में, या 50 वर्ष में, या डी 100 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनका जो ऑप्शन नंबर जो इनका है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि 50 वर्ष के बाद जो चक्रीय प्रक्रियाएं होती हैं वो बंद हो जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा 50 वर्ष। यदि अंडे का निषेचन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंडे का निषेचन नहीं हो तो निम्नलिखित में से किसकी परत टूटकर रुधिर में निष्कासित होती है? यदि अंडे का निषेचन नहीं हो तो निम्नलिखित में से किसकी परत टूटकर रुधिर में निष्कासित होती है? तो इसका जो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं वह ग्रीवा की, या फिर अंडवाहिका की, या फिर योनि की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि ऋतुस्राव की अवधि कितने दिनों की होती है? ऋतुस्राव की अवधि जो होती है वो कितने दिनों की होती है? 2 से 3 दिन की, या फिर 2 से 6 दिन की, या फिर 2 से 8 दिन की, व 2 से, या फिर दिया है 2 से 12 दिन तक की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 से 8 दिन तक की होती है ऋतुस्राव की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधी रोग है? ऑप्शन दिया हुआ है एड्स, गोनेरिया, या फिर सिफिलिस, या फिर ये सभी। तो यौन संबंधी जो रोग है वो है सिफिलिस। सिफिलिस इज द राइट आंसर होगा। यौन संबंधी रोग है सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन क्रिया होती है मादा के किस भाग में निषेचन क्रिया होती है? अंडाशय में, या गर्भाशय में, या फिर अंडवाहिनी में, या फिर योनि में होती है? चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो गर्भाशय में होगा। जो निषेचन की क्रिया होती है वो गर्भाशय में होती है मादा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
कॉपर टी जो है वो कौन से भाग में रखी जाती है? कॉपर टी जो होती है मादा के किस भाग में रखी जाती है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि मूत्र मार्ग में या गर्भाशय में या फिर मूत्र नलिका में या फिर अंडवाहिका में। जो कॉपर टी रखी जाती है वो गर्भाशय में रखी जाती है, इसका राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अब की बार जो यूपी बोर्ड में एग्जाम हुए थे उनमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती है या गर्भाशय में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 48 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एड्स नामक रोग होता है। एड्स नामक जो रोग होता है कवक से होता है, प्रोटोजोन्स से होता है, विषाणु से होता है या फिर जीवाणु से होता है? जो एड्स रोग होता है वो विषाणुओं से होता है, इसका राइट आंसर होगा। एड्स रोग जो होता है वो विषाणुओं से होता है। 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। सन 2018 में उत्तर प्रदेश की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो ये साइड में लिखे हैं दोस्तों, इसमें इस सन में उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा देख सकते हैं, तो मैं बताना भूल गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। ऑप्शन दिया है गर्भ निरोधक गोलियां या फिर निरोध या फिर सी वैसेक्टोमी या फिर गर्भपात यानी गर्भ समापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैसेक्टोमी होगा, क्योंकि परिवार नियोजन की जो स्थायी विधि है वो वैसेक्टोमी है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50 नंबर कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? यूपी बोर्ड में सन 2020 में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इन जो पड़े हुए हैं किनारे इसके, तो उनको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको ज़रूर देख लेना। तो पौधों में जो कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है? तना या फिर पत्ती या फिर जड़ या फिर प्रकिल्का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रकिल्का होगा, जो अधिक कायिक प्रवर्धन के लिए अधिक अनुकूल भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस लेसन से हटा हुआ है, तब भी इसको देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन का कार्य नहीं है? ऑप्शन दिया है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, या ऑप्शन भी दिया हुआ है शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, या फिर सी ऑप्शन दिया है हड्डियों और पेशियों का विकास, या फिर शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। तो जो टेस्टोस्टेरोन का कार्य नहीं है क्वेश्चन जो कह रहा है, इसके सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। इसका राइट आंसर है कि इसके जो सभी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी विकल्प ये सही हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे लोग देख रहे थे वीडियो को, वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि इतनी देर जो हमने मेहनत की है उसका कुछ तो लाभ हमको मिलना चाहिए, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। और इसका जो ये लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं लेसन से हम आपको इस जो 50+ जो क्वेश्चन करवाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो ये क्वेश्चन है इनको ध्यान से पढ़कर जाइएगा। और जो अगला लेसन इसका है उसके वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे वीडियो को देखकर ही यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जाएं। धन्यवाद।